हम रीट लेवल फर्स्ट का हिंदी का पेपर देखने जा रहे हैं। जिनकी भाषा फर्स्ट हिंदी थी, ये उनके लिए पेपर है जो कि रीट लेवल फर्स्ट हिंदी का है। इसमें कुल 30 प्रश्न थे। पहला गद्यांश था जिसमें से हमको 31 से 34 के आंसर देते थे। बहुत समय पहले एक मनुष्य ने क्या किया, अकस्मात 2 पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा। हम इनके आंसर डायरेक्ट देखते हैं। देखो, काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। दिए गए वाक्य में काल पूछा जा रहा है। काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। तो संदिग्ध भूतकाल है, आसन भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है। तो ये कौन सा भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सामान्य भूतकाल या संभाव्य भूतकाल है। तो ये कौन सा भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। 32 क्वेश्चन है। गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है, अर्थात जो पुल्लिंग रूप में नहीं है। तो देखो, दुख, ये क्या है, पुल्लिंग होता है, दुख होता है, अनाज होता है, आग लगती है, तो आग क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और प्राणी होता है, तो पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है, वो क्या हो गया, आग, क्योंकि आग लगती है। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। आपको बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प देखना है, कौन सा है, लोग है, किसान है, भोजन है या मनुष्य है। तो सदैव बहुवचन में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, लोग होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बेघर, जिसका कोई घर ना हो, जिसके पास 2 घर हो, ये गलत। विशाल घर वाला गलत, ऊंची छत वाला गलत। तो जिसके पास कोई घर ना हो उसे क्या कहते हैं, बेघर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुकरण किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का प्रयोग किया जाता है, 4 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। आपको पता है मुहावरा शब्दांश के रूप में होता है, तो लोकोक्ति क्या हो गई, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये क्या हो गई, लोकोक्ति हो गई। बच्चे का ताऊ होना ये नहीं है, तात्या जवान नहीं है, नया पुराना करना ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौन वाचन के लिए उचित कथन है। मौन वाचन क्या है, उसके लिए उचित कथन क्या है, स्वर में रागात्मकता आती है। मौन वाचन तो अंदर ही अंदर होता है, तो रागात्मकता कहाँ से आ गई। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है, ये ही सही है, क्योंकि हम मौन वाचन अंदर ही अंदर अपने मन में करते हैं। तो कोई स्थूल बड़ी किताब है उसका भी कर सकते हैं, सूक्ष्म है उसका भी कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। मौन वाचन सामूहिक वाचन के रूप में किया जा सकता है, ये गलत है। सामूहिक रूप से तो मौन वाचन हम कर ही नहीं सकते। मौन वाचन प्रभाव में तथा गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए। जब बोल ही रहे हैं तो मौन वाचन कहाँ से हुआ, तो ये भी गलत है। तो इसका सही क्या होगा, मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। आपको संज्ञा पदबंध का उदाहरण बताना है। तो भारत के प्रधानमंत्री शेर के समान बलवान, ये तो संज्ञा है ही नहीं। देव का मारा किसी न किसी तरह, तो क्या हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री क्या है, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है। तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में क्या उपयोगी होता है। देखो, रेडियो नहीं हो सकता, टेलीविजन हो नहीं सकता, चित्र विस्तारण यंत्र नहीं हो सकता। क्या उपयोगी होता है, कंप्यूटर उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। तो इसमें भाषा शिक्षण के लिए क्या उचित कथन होगा, भाषा शिक्षण के लिए अमूर्त से मूर्त सूत्र उपयोगी है। भाषा शिक्षण के लिए जटिल से सरल का अनुसरण नहीं कर सकते, अमूर्त विचारों से मूर्त की तरफ नहीं जा सकते, ये भी गलत हो गया। भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है, यही सही है। आगमन से निगमन सूत्र क्या होता है, विशेष उपयोगी होता है। भाषा शिक्षण खंड से पूर्ण सूत्र के आधार पर कराया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि पूर्ण से खंड की तरफ आप जा सकते हो, खंड से पूर्ण सूत्र के आधार पर नहीं कराया जाता। आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। पहले हम उदाहरण देते
हैं, फिर उदाहरण से हम क्या करते हैं, नियम निकाल सकते हैं। तो ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है। तो जो राजस्थानी की बोली है वो कौन सी नहीं मानी जाती है? देखो, बागड़ी राजस्थानी की बोली है, मेवाती राजस्थानी की बोली है, मैथिली राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है, और मालवी भी राजस्थानी की बोली है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैथिली राजस्थानी की बोली नहीं है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आपको पता ही है मोंटेसरी प्रणाली छोटे बच्चों के लिए है, और छोटे बच्चे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव कराकर उनको क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। उनके सामने चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे वे अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, मोंटेसरी प्रणाली 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है। तो देखो, बहुत चतुर होना क्या है, उड़ती नजर, उड़ती खबर, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना या उड़ चलना। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत चतुर होना। क्वेश्चन नंबर 44 है, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा क्या पता लगा सकते हैं? विषय वस्तु का अंक विभाजन, विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन, लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? तो तुरंत हम क्या पता लगा सकते हैं, लक्ष्य निर्धारण का मापन होना चाहिए इसका आंसर। यदि ये नहीं हुआ तो फिर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आप बताना आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है। किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों क्या है, लिखा जाता है, तो वहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का, विवरण चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का। तो वहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में क्या है, दक्ष बनाना है। चारों कौशल कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट लाडो द्वारा, पामर द्वारा, S.K. देशपांडे द्वारा, भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी तो होगा नहीं, इसका आंसर होगा S.K. देशपांडे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजा नगर में आए उपर्युक्त वाक्य का प्रकार है। देखो, राजा नगर में आए, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संदेह तो है ही नहीं, कोई संदेह नहीं किया जा रहा, इच्छा भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं की जा रही, तो ये है विधानार्थक। कौन सा है? विधानार्थक। आज्ञार्थक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है। तो राजस्थानी की बोली कौन सी हो गई? दुडाड़ी हो गई। कौन सी हो गई? राजस्थानी की बोली दुडाड़ी हो गई। मगही और बघेली और बांगरू, ये क्या है? राजस्थानी की बोली नहीं है। बांगरू जो हरियाणवी कहलाती है, ये किस में आती है? ब्रज क्षेत्र में आती है, राजस्थानी में नहीं आती है। तो राजस्थानी में कौन सी आएगी? ढूढ़ाड़ी, जो कि जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी यही नहीं करना चाहिए अध्यापक को, जो उच्चारण संबंधी त्रुटि होती है उसकी बिल्कुल भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध प्रयोग के उचित संशोधन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होती है। स्थानीय बोलियों के प्रभावों को दूर नहीं करना चाहिए, दूर करना चाहिए। वाक्य रचना पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, उपर्युक्त वाक्य में विधेय है। तो आपको पता है विधेय कौन सा होता है? ये तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया जंगल के निवासी, और विधेय कौन सा हो गया? हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। हिंसक पशु, जंगल के निवासी, जंगल या हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ये देखो गद्यांश है, इसमें से आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द है? देखो, पट होता है, ये वस्त्र के लिए प्रयोग होता है। चीर कपड़ा, अंबर भी कपड़ा और वसन भी वस्त्र
के लिए प्रयोग होता है। तो इसका ये आ जाएगा, देखो पुष्कर तालाब होता है, ये होगा नहीं, एहन होगा नहीं, इसमें विभव होगा नहीं, लिबास तो फिर भी कपड़े के लिए आता है, कोबिद भी कपड़े के लिए नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पट, चीर, अंबर और बसन। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या लगता है, बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो इसमें भारतीय का विच्छेद करेंगे तो भारत प्लस ईय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका, भारतीय बन जाएगा। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो गया, भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा हो गया, ईय प्रत्यय हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौस्तुभ है, वैजयंत है, परीक्षित है या वैष्णव है। जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं। तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग हो गया, परि उपसर्ग हो गया। कौन सा हो गया, परि उपसर्ग हो गया। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। देखो अभिमान जातिवाचक नहीं है, दुख क्या होते हैं, भाव होते हैं, उदारता भी भाव के अंतर्गत आएगी। कृषक क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये कृषकों की क्या होती है, एक पूरी जाति होती है, इसलिए कृषक क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द। सन्यासी शब्द का विलोम शब्द होगा गृहस्थ, जो घर बनाकर रहते हैं। जंगलवासी होगा नहीं, उपवनवासी होगा नहीं, सदाचारी नहीं होगा। सन्यासी का क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस लीन होगा। ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तत् प्लस लीन। क्वेश्चन नंबर 58 है, गद्यांश में प्रयुक्त कलांती शब्द का क्या अर्थ है। तो कलांती क्या होती है, थकान होती है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, थकान। उत्साह, ओज और प्रेम नहीं होगा, क्या होगा, कलांती का थकान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। ये कथन किसने कहा था, WM राइवन का है, मैगजिल का है, फ्रॉबेल का है, रॉबर्ट फोस्टर का है। मेरे ख्याल से ये राइवन का कथन होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में किसने बदला था, उनके शिष्य ने बदला था। शिष्य के नाम क्या था, जिलर था। मैगजिल के द्वारा, जिलर के द्वारा, ब्लूम के द्वारा, फ्रॉबेल के द्वारा। तो किसके द्वारा बदला गया था, पंचपद प्रणाली में जिलर के द्वारा बदला गया था। तो आज मैंने आपको रीट लेवल फर्स्ट की भाषा फर्स्ट हिंदी, जो भाषा फर्स्ट आई थी ना हिंदी, उसके 30 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन भी शीघ्र लेकर आऊँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।